हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने बिजनेस फाइनेंस के दो टॉपिक्स कवर किए थे और वो टॉपिक थे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एंड कैपिटल बजटिंग। गाइस, आज हम यूनिट 7 बैंकिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ बैंक। क्या मतलब है बैंक का? बैंक्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक तरह से चैनल का काम करते हैं। ये किनके बीच चैनल का काम करेंगे? उन लोगों के बीच जिनके पास सरप्लस में फंड्स अवेलेबल हैं और वो लोग जिन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। जिनके पास सरप्लस में फंड्स है, बैंक उनसे डिपॉजिट्स लेंगे और वो डिपॉजिट एज अ लोन किसे प्रोवाइड करवाएंगे? जिन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बैंक का मेन काम क्या है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन्स को प्रोवाइड करवाना। ये थी बैंक की नैरो डेफिनेशन। बट अगर हम बैंक्स को ब्रॉड डेफिनेशन में पढ़ें तो बैंक्स क्या हैं? ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अपने कस्टमर के बिहाफ पे रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ट्रांसफ़र, पे, एक्सचेंज, लेंड, इन्वेस्ट और सेफगार्ड मनी। जो हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज, मनी लेंडर्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग सर्विसेज के अंदर इंडल्ज हैं। बैंक भी एक तरह का बिजनेस ही है जिसका जो प्राइमरी मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना ही है। बट जो हमारे अदर बिजनेस हैं उसकी तरह बैंक्स कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते, ना ही वो एक्सट्रैक्ट करते अर्थ से नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। दैट मीन्स बैंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को सेल करते हैं। वो फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, लाइक कार लोन प्रोवाइड करवाना, होम मॉर्टगेज लोन प्रोवाइड करवाना, बिजनेस से रिलेटेड लोन्स प्रोवाइड करवाना, क्रेडिट कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करवाना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड ओपन करना इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स को। तो ये डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पुराने टाइम में बैंक्स मेनली दो ही फंक्शंस परफॉर्म करते थे, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन्स को प्रोवाइड करवाना। बट आज के टाइम में जब इतनी इनोवेशंस हो चुकी है तो जो बैंक्स हैं वो इन दो फंक्शंस के अलावा भी ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, लाइक रिटेल बैंक्स, कमर्शियल और कॉरपोरेट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड मैनी अदर। किसी भी कंट्री में जो बैंक्स हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? या तो नेशनल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। तो ये था हमारा बैंक का मीनिंग। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब आता है टाइप्स ऑफ बैंक्स। जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग। अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग क्या है? ये ऐसा सिस्टम है बैंकिंग का जो आरबीआई से रेगुलेट नहीं होता, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसे आरबीआई कंट्रोल नहीं करता। बट जो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा आरबीआई के कंट्रोल के अंदर है, वो प्रॉपरली मैनेज्ड है और सारी की सारी एक्टिविटी को आरबीआई इंस्पेक्ट करता है। तो ये था ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग एंड अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग। अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? मनी लेंडर्स एंड इंडिजिनस बैंक्स। और जो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग है उसमें आते हैं हमारे आरबीआई, आरआरबी, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नबार्ड, डेवलपमेंट बैंक्स एंड एक्सिम बैंक। सो वन बाय वन हम इन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग। क्या होता है अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग? ऐसा सिस्टम ऑफ बैंकिंग जिसकी एक्टिविटीज़ आरबीआई से रेगुलेट नहीं होती। इसके अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं मनी लेंडर्स एंड इंडिजिनस बैंक्स।
मनी लेंडर्स क्या है? मनी लेंडर्स ऐसे लोग हैं जिनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो मनी को लेंड करना है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोफेशनल मनी लेंडर्स एंड नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स। प्रोफेशनल मनी लेंडर्स ऐसे पर्सन्स हैं जिनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो मनी को लेंड करना ही है। इनके पास लाइसेंस होता है फॉर लेंडिंग मनी। इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? साहूकार्स, बनियाज एंड महाराजास। उसके अलावा जो नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स हैं उनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो मनी लेंडिंग नहीं है। वो मनी लेंडिंग के अलावा भी अदर बिजनेस परफॉर्म करते हैं। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? लैंडलॉर्ड्स, एग्रीकल्चरिस्ट, ट्रेडर्स, पेंशनर्स एक्सेट्रा। जो नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स हैं उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता मनी को लेंड करने के लिए। उसके बाद हमारे आते हैं इंडिजिनस बैंक्स। इंडिया में बहुत पुराने टाइम से जो सिस्टम चल रहा है बैंकिंग का वो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम ही है। ये फैमिली बिजनेस भी हो सकता है या फिर एक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी इस बिजनेस को परफॉर्म कर सकता है। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? शेरॉफ्स, महाराजास, क्षेत्रीज, साहूकार्स या फिर काठियावाल्स। इन्हें हम जो हमारे प्रोफेशनल मनी लेंडर्स हैं उनके साथ मिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मनी को लेंड करने के अलावा भी अदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और मनी को लेंड करना। ये दो फंक्शंस तो हैं ही, उसके अलावा ये कोई वैल्यूएबल कमोडिटी है उसकी कस्टडी को भी एक्सेप्ट करते हैं और बहुत से नॉन बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में क्यों इंक्लूड होते हैं? क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ को आरबीआई रेगुलेट नहीं करती। तो ये थे हमारे अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के दो पार्ट्स, मनी लेंडर्स एंड इंडिजिनस बैंक्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में वो बहुत हायर होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। ये लोग अपनी मर्जी से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, बट स्टिल आज के टाइम में भी बहुत सारा जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। जो हमारे विलेज के एरियाज़ हैं वहाँ पे मोस्टली जो अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है वो चलता है। वहाँ के लोग आज भी अपने लोन के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? साहूकार्स, बनियास और महाजन्स के ऊपर डिपेंड है, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग। ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग क्या है? जिसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ आरबीआई से रेगुलेट होती है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें जो बैंक्स हैं हमारे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रिजर्व फॉरेन बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। सो आज हम कमर्शियल बैंक्स और उसके टाइप्स को कवर करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गाइस, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री की। जो आरबीआई है वो कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1 अप्रैल 1935 में। एंड जो आरबीआई एक्ट है हमारा वो है एक्ट 1934। गाइस, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जो प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के वो है मिस्टर शक्तिकांता दास। गाइस, यहाँ शांतिकांता नहीं आएगा, यहाँ शक्तिकांत दास आएंगे, जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 को चार्ज लिया था एज अ गवर्नर। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो मेन काम है वो
मनी को या फिर डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना या फिर मनी को लैंड करना नहीं है। आरबीआई हमारे बैंक्स का, जितने भी रिमेनिंग बैंक्स हैं उनका बैंक है। इसका जो मेन काम है वो हमारी कंट्री के अंदर जो मनी की सप्लाई है उसे कंट्रोल करना है कि किस तरह हम हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करें। जो हम बोल सकते हैं कि आरबीआई का मेन काम क्या है, मनी को कंट्रोल करना। गाइस, एक अलग लेक्चर में हम आरबीआई को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स ऐसे बैंक हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन है। गाइस, जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनकी जो हमारी पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट 5 लाख तो मस्ट है। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर किसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनमें क्या इंक्लूड होते हैं? कमर्शियल बैंक्स। हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स क्या है। कमर्शियल बैंक्स ऐसे बैंक्स हैं जिनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन्स को प्रोवाइड करवाना है अपने कस्टमर्स को। अब जो कस्टमर्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जनरल पब्लिक भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है या फिर गवर्नमेंट खुद भी हो सकती है। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो किसके अंडर रेगुलेट होते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस एक्ट ने आरबीआई को पावर दी है कि वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करें। उसके अलावा जो बैंक्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसे भी इंस्पेक्ट करने का काम आरबीआई करती है। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो चैनल का काम करते हैं। दैट मीन्स कि वो क्या करते हैं, सरप्लस फंड जो अवेलेबल है लोगों के पास उन्हें उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें फंड की ज़रूरत है। जो ये बैंक्स लोन प्रोवाइड करवाते हैं वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है। दैट मीन्स कोई भी कमर्शियल बैंक अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन्स को प्रोवाइड नहीं करवाता। सबसे पहला कमर्शियल बैंक जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कब आया था? 1770 के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक और वेरियस अदर जो इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये था हमारा कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स के अंदर कौन कौन से बैंक्स आते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम बैंक्स को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये पब्लिक से या फिर किसी भी कंपनी से जो डिपॉजिट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा ये इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेट्स को या गवर्नमेंट को मनी लेंड भी करते हैं, बट ओनली फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। जो बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। कस्टमर्स के कोई भी अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उनकी सेफ कस्टडी की जो फैसिलिटी है वो भी कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं डिमांड ड्राफ्ट, बैंक कार्ड्स लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स, ट्रैवलर्स चेक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बहुत से फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से कमर्शियल बैंक्स हमारे इंडिया के अंदर हैं। सबसे पहले आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्हें हम नेशनलाइज्ड बैंक्स भी बोल सकते हैं। ये ऐसे बैंक्स होते हैं जिनमें जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। यहाँ 51% जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 2 स्टेजेस में बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। सबसे पहले 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद 1980 में 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस नेशनलाइजेशन के पीछे?
कि किस तरह जो इंडिया के लोग हैं उनमें बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग का सिस्टम है उसे इंक्रीज़ किया जाए, लोगों का कॉन्फिडेंस है जो वो इंक्रीज़ किया जाए बैंकिंग सिस्टम में, ताकि वो अपनी जो सेविंग्स हैं उन्हें बैंक्स में डिपॉजिट करवाएं। ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनकी जो रीच है वो अर्बन एज वेल एज रूरल दोनों एरियाज़ में ही है। इन दोनों एरियाज़ में वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो बैंक्स हैं ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफ़िल करवाते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक होने के साथ साथ आरबीआई के एजेंट की तरह भी काम करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड मैनी अदर्स। एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या हैं? ये ऐसे बैंक्स हैं जिनका जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं वो किसके हाथ में है? प्राइवेट हैंड्स में। जो 1951 के अंदर हमारे इंडिया में 566 प्राइवेट बैंक्स थे, जिनमें से 474 नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स थे एंड 92 शेड्यूल्ड बैंक्स थे। शेड्यूल्ड बैंक कौन से बैंक? जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में मेंशन हैं, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वो जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं हैं। बहुत से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड वेरियस अदर्स। एट प्रेजेंट इंडिया में 22 पब्लिक सेक्टर बैंक्स 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। अब आता है हमारा फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स क्या हैं? ये ऐसे बैंक्स हैं जो हमारे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, बट इनका जो हेड ऑफिस है वो किसी फॉरेन कंट्री में है। जो इनकी पेरेंट कंट्री है उसके जितने भी रूल्स हैं उससे तो ये गवर्न होंगे, बट जो ब्रांचेस इंडिया में स्टैब्लिश है वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रूल्स हैं उन्हें भी स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी। जो फॉरेन बैंक्स हैं वो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। मान लो हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो हमें अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो हमें जो पेमेंट मिलेगी वो अगर जिस कंट्री में हमने एक्सपोर्ट किया है उस कंट्री की करेंसी में होगी, तो उस करेंसी को हमारी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में जो फॉरेन बैंक्स हैं वो हेल्प करते हैं। सेम एज इन द केस ऑफ इंपोर्ट। एट प्रेजेंट हमारी जो कंट्री है उसमें 46 फॉरेन बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा है वो है रीजनल रूरल बैंक्स। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं जिन्हें हम आरआरबी भी बोल सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने कब स्टैब्लिश किया था? 26 सितंबर 1975 अंडर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। इन बैंक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि किस तरह से जो हमारे विलेज के एरियाज़ हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट के लिए इन बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया। ये बैंक्स क्रेडिट फैसिलिटी या फिर बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर को, आर्टिशियंस को। हम बोल सकते हैं जो छोटे छोटे हमारे आर्टिशियंस हैं, लेबर्स हैं, उन्हें उनकी जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, लोन की रिक्वायरमेंट है, उन्हें कौन पूरा करता है? आरआरबी। जो आरआरबीज हैं उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल 5 करोड़ होनी चाहिए और जो इशूड कैपिटल है वो 1 करोड़। इशूड कैपिटल का 50% कौन प्रोवाइड करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो 15% है वो कंसर्न स्टेट जिसमें वो रूरल एरिया आ रहा है।
उसके अलावा जो रिमेनिंग 35% है उसे वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाता है जो उस आरआरबी को स्पॉन्सर कर रहा है। एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 43 आरआरबीज अवेलेबल हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स ऐसे बैंक्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, और जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनकी जो लोन की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए आरआरबीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक शेड्यूल्ड बैंक्स, जिसमें हमने कमर्शियल बैंक्स और उसके टाइप्स को कवर किया। गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स और जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।